जो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है समंकों का संकलन। आज हम देखते हैं प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर। तो एक तरफ लिखेंगे प्रश्नावली, एक तरफ लिखेंगे अनुसूची। पहला है प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सूचना देने वालों को ही लिखना पड़ता है। अनुसूची में लिखेंगे अनुसूची में प्रश्नों का उत्तर लिखने का काम प्रगणक को करना पड़ता है। दूसरा, प्रश्नावली में सूचना देने वाले को अपने विवेक के अनुसार स्वयं ही उत्तर लिखना होता है। अनुसूची में प्रश्नों को समझने में प्रगणक या अनुसंधानकर्ता को सहायता मिल जाती है। तीसरा, प्रश्नावली में प्रश्नों की सूची डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेज दी जाती है। अनुसूची में प्रगणक या अनुसंधानकर्ता को स्वयं ही सूचना देने वाले से संपर्क करना पड़ता है। चौथा, प्रश्नावली कम खर्चीली है। इस विधि में डाक का खर्च आता है। अनुसूची अधिक खर्चीली है क्योंकि प्रगणक को स्वयं सूचनादाताओं से मिलना होता है। पांचवा, प्रश्नावली में श्रम व समय की बचत होती है। अनुसूची में श्रम व समय अधिक खर्च होता है। छठवां, प्रश्नावली का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं से सूचना एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अनुसूची का प्रयोग अनुसंधानकर्ता के सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इनमें से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो यहाँ पर उपयुक्त विधि के लिए हम अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत विधि को हम चयन करते हैं। पहला है अनुसंधान की प्रकृति। यदि अनुसंधान की प्रकृति ऐसी है जिसमें व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता है तो व्यक्तिगत अनुसंधान विधि उपयुक्त होगा। लेकिन यदि सूचनादाता शिक्षित है और जिम्मेदार व्यक्ति है तो उसके लिए प्रश्नावली भेजकर सूचना प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है अनुसंधान का क्षेत्र। यदि अनुसंधान का क्षेत्र सीमित है तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि उपयुक्त है। लेकिन यदि अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत है तो इसके लिए अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि उपयुक्त है। तीसरा, शुद्धता का स्तर। यदि शुद्धता का स्तर उच्च कोटि का है तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि उपयुक्त है। लेकिन यदि उचित मात्रा में शुद्धता नहीं चाहिए तो इसके लिए मौखिक अनुसंधान विधि का उपयोग किया जा सकता है। चौथा, उपलब्ध धन। यदि अनुसंधान पर धन कम खर्च करना है तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि उपयुक्त है या प्रश्नावली भेजकर सूचना प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा, उपलब्ध समय। यदि अनुसंधान के पास समय बहुत कम है तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जा सकता है। छठवां है अनुसंधान का उद्देश्य। यदि अनुसंधान का उद्देश्य किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करना है तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि उपयुक्त है। लेकिन अगर अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत है तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित प्रगणकों को नियुक्त करके सूचनाओं को संकलित किया जा सकता है। तो ये तो हो गया कि कौन सी विधि अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग विधि उपयुक्त है। अब हम यहाँ देखते हैं अच्छी प्रश्नावली के गुण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी प्रश्नावली के गुण। तो हम देखते हैं अच्छी प्रश्नावली में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला, प्रश्नों की संख्या कम। एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए जिससे सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रश्नों का उत्तर आसानी से देते बन जाए। दूसरा, प्रश्न छोटे व स्पष्ट। एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्नों के स्वरूप छोटे होने चाहिए और प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए ताकि पढ़ने वाले व्यक्ति को समझ में आए कि उसे क्या उत्तर देना है। तीसरा, वर्जित प्रश्न। अच्छी प्रश्नावली में वर्जित प्रश्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिससे उत्तर देने वाले के मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़े। चौथा, उचित स्थान। एक अच्छी प्रश्नावली के लिए उत्तर देने के लिए उचित स्थान होना चाहिए। प्रश्न के बाद उत्तर के लिए पर्याप्त स्थान हो ताकि उत्तर दिया जा सके। पांचवा, उचित क्रम। अच्छी प्रश्नावली में प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए। उसे हम इस तरह समझ सकते हैं, क्या आप नौकरी करते हैं? यदि हाँ तो आपका वेतन कितना है। इसमें ये प्रश्न क्रम से है। ऐसा नहीं हो कि आपका वेतन कितना है, क्या आप नौकरी करेंगे।
फिर है निर्देश। अच्छी प्रश्नावली में शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्देश भी होने चाहिए। 7वां, अनुसंधान संबंधी प्रश्न। प्रश्नावली, अच्छी प्रश्नावली में केवल उन्हीं प्रश्नों को रखना चाहिए जो अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति करते हों। और 8वां है सरलता। प्रश्नों की भाषा सरल हो और स्पष्ट हो, जिससे कि उत्तर देने वाले को किसी तरह की समस्या ना हो। तो ये हो गया अच्छी प्रश्नावली के गुण। अब हम देखते हैं द्वितीयक समंकों का संकलन। द्वितीयक समंकों के 2 स्रोत हैं। पहला है प्रकाशित स्रोत और दूसरा है अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत में कई स्रोत हैं, जैसे पहला है सरकारी प्रकाशन। तो सरकारी प्रकाशन के अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप, जनगणना रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारे सरकारी प्रकाशन हैं। दूसरा है अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन। इसमें नगर निगम, नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जो संकलन किए जाते हैं, प्रकाशन किए जाते हैं, उसे अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन कहते हैं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। चौथा, आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट। आयोग समिति जैसे वित्त आयोग है, एकाधिकार आयोग, मुआंचू समिति की रिपोर्ट, ये इससे संबंधित हो गया। 5वां, पत्र पत्रिकाओं से प्रकाशित। बहुत से पत्र पत्रिकाओं में भी समंकों का प्रकाशन किया जाता है, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल टाइम्स, कैपिटल आदि। 6वां है अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। कुछ अनुसंधान संस्थाओं द्वारा भी समय समय पर समंक का प्रकाशन किया जाता है, जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, व्यवहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद, इस तरह के। 7वां, व्यापारी संघों द्वारा। जैसे कुछ व्यापारी संघों द्वारा भी समंकों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स, सहकारी समितियां, स्टॉक एक्सचेंज, संघ आदि। 8वां, व्यक्तिगत प्रकाशन। बहुत से व्यक्तिगत अनुसंधान के लिए भी समंक प्रकाशित किए जाते हैं। तो ये हो गया प्रकाशित स्रोत। दूसरा है अप्रकाशित स्रोत। कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो अप्रकाशित होते हैं, उनके माध्यम से भी हम समंकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब है द्वितीयक समंकों के गुण। द्वितीयक समंकों का अनुसंधान करने के लिए प्रयोग करना अत्यंत मितव्ययी होता है, अर्थात कम खर्चीला होता है। यदि द्वितीय समंक उपलब्ध है तो इनका विश्लेषण कम समय में करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो हो गए द्वितीय समंक के गुण। अब है द्वितीय समंक के दोष। यदि अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन के अनुरूप समंक प्राप्त नहीं होते तो निष्कर्ष निकालना अत्यंत कठिन हो जाता है। दूसरा, यदि द्वितीय समंक में अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप शुद्ध या विश्वसनीय प्राप्त नहीं होंगे तो शंका बनी रहेगी। तो ये हो गए इसके दोष। अब है द्वितीयक समंकों के प्रयोग में सावधानी। पहला, अनुसंधानकर्ता की योग्यता। द्वितीयक समंक के लिए अनुसंधानकर्ता को योग्य होना चाहिए। वो जब समंकों का संकलन करे तो सावधानी पूर्वक करे। दूसरा, उद्देश्य तथा क्षेत्र। द्वितीय समंक के संकलन के लिए उद्देश्य का स्पष्ट होना आवश्यक है कि हम किस उद्देश्य के लिए समंकों का संकलन कर रहे हैं। तीसरा, संकलन विधि। द्वितीय समंकों के संकलन के लिए उपयुक्त विधि के द्वारा समंकों का संकलन करना चाहिए। चौथा, संकलन का समय तथा परिस्थितियाँ। हमें समंकों के संकलन के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसी परिस्थितियाँ उसके अनुरूप समंकों का संकलन करना चाहिए। जैसे यदि हमें युद्ध के दौरान संकलित किए गए समंक को शांति के समय उसका उपयोग करेंगे तो हमें निष्कर्ष गलत प्राप्त होगा। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार समंकों का संकलन करना चाहिए। 5वां, इकाई की परिभाषा। समंकों का संकलन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इकाई है उसका सही अर्थों में प्रयोग किया जाए। और 6वां, शुद्धता। द्वितीय समंकों के संकलन के लिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समंकों का संकलन शुद्धता के स्तर पर किया जाए। तो ये अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। बाकी फिर कल पढ़ेंगे।